प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड में आज अपन इंश्योरेंस में बात करेंगे बीमा की कुछ प्रमुख शब्दावलियों की। यानी बीमा में हम कुछ प्रमुख शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों का क्या मीनिंग है, उनके क्या भावार्थ हैं, उसको समझना आवश्यक है। क्योंकि जब आगे अपन बीमे का अध्ययन और विस्तार से करेंगे तो इन शब्दों की अपने को बार बार आवश्यकता पड़ेगी, तो इनका अर्थ हमको स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में आज अपन इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है बीमा अनुबंध, यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बीमे को जब अपन ने डिफाइन किया था, इसको जब अपन ने परिभाषित किया था, तो उस समय भी अपन ने ये बात कही थी कि बीमा जो है वो दो पक्षकारों के बीच एक अनुबंध होता है। तो जब अनुबंध होता है तो स्वाभाविक बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अनुबंध की विशेषताएं, बातें बताई गई हैं, वो यहाँ भी विद्यमान होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक कानूनी रूप से अनुबंध का निर्माण नहीं होगा, हम किसी भी पक्षकार को बाध्य करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो पक्षकारों को बाध्य करना या पक्षकारों का वैधानिक उत्तरदायित्व निर्धारित करना, इन सब दृष्टि से अनुबंध का होना जरूरी है। और अनुबंध जब ही पूरा होगा जब निश्चित बातें उसमें पूरी होंगी। तो बीमे को हम एक अनुबंध के रूप में डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है बीमाकर्ता। बीमाकर्ता से मतलब है बीमा करने वाला, या बीमा अनुबंध के जो दो पक्षकार होते हैं उनमें से पहला पक्षकार जो है वो बीमाकर्ता कहलाता है। बीमाकर्ता यानी इंश्योरर। इंश्योरर के रूप में जो है वो संस्थाएं होती हैं। जैसे LIC बीमा करने का कार्य करती है, तो LIC जो है वो बीमाकर्ता के रूप में बीमा अनुबंध का पक्षकार है। इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस का काम GIC कंपनी करती है, या GIC की सहायक कंपनियां करती हैं, तो GIC या उसकी सहायक कंपनी जो है वो बीमा करता है। फिर तीसरा इसमें होता है बीमित। बीमित, या जिसको अपन इंश्योर्ड के नाम से जानते हैं। देखिए, बीमित वो पक्षकार है जो स्वयं का या अपनी किसी संपत्ति आदि का बीमा करवाता है, या दूसरे शब्दों में आप यूं कहें कि जो बीमा अनुबंध में प्रीमियम का भुगतान करता है वो बीमित पक्षकार है। यदि मान लीजिए मैंने अपना जीवन बीमा कराया है, तो मैं बीमित पक्षकार की भूमिका में। आप अपनी कार का बीमा कराते हैं तो आप बीमित पक्षकार की भूमिका में। तो इस प्रकार से बीमा अनुबंध के दो पक्षकार हुए। एक तो बीमा करने वाला, तो वो तो एक संस्था हो गई, LIC हो गई, GIC हो गई, या कोई भी कंपनी होगी। और दूसरा पक्षकार बीमित, जो स्वयं या अपनी किसी संपत्ति का बीमा करवा रहा है। फिर अगला इसमें आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु से मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए, विषय वस्तु से अपना तात्पर्य यह है कि आप किस व्यक्ति का, वस्तु का बीमा करवा रहे हैं, वो विषय वस्तु है, या जिसके संबंध में प्रीमियम का भुगतान किया जाता है वो विषय वस्तु कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं का बीमा कराता है, तो स्वयं वो विषय वस्तु है। आप अपनी कार का बीमा कराते हैं तो कार विषय वस्तु है। आप अपनी फसल का बीमा करवा रहे हैं तो फसल विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु यानी जिसके संबंध में दो पक्षकार अनुबंध कर रहे हैं वो विषय वस्तु कहलाती है। फिर अगला इसमें आता है प्रीमियम। देखिए, इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रीमियम जो है वो धनराशि है जिसका कि भुगतान बीमित पक्षकार करता है, और उस भुगतान के बदले ही इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको सुरक्षा की गारंटी देती है, सुरक्षा का वचन देती है। तो प्रीमियम आप ये कह सकते हैं कि वो निश्चित धनराशि है जिसका कि बीमित पक्षकार भुगतान कर रहा है,
और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी यानी बीमा करता उसको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। अनुबंध की विशेषताओं में अपन ने पढ़ा है कि प्रतिफल का होना जरूरी है। तो ये प्रीमियम जो है ये प्रतिफल का ही स्वरूप है। आपने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए और बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सुरक्षा की गारंटी दी। अनुबंध में अपन जानते हैं कि बिना प्रतिफल के अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये वही प्रतिफल है। इंश्योरेंस में हमने उस प्रतिफल को नया नाम दे दिया, उसको हमने प्रीमियम के नाम से चुकाया। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम का निर्धारण करती है और फिर उस प्रीमियम का बीमित पक्षकार भुगतान करता है और फिर उस भुगतान के बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसको सुरक्षा की गारंटी देती है। फिर अगला इसमें आता है बीमित राशि यानी सम एश्योर्ड या इंश्योर्ड अमाउंट। देखिए, बीमित राशि वो राशि है जो इंश्योरेंस कंपनी चुकाने का वचन देती है, यानी जिस राशि का बीमा किया जाता है वो बीमित राशि है। अब ये बीमित राशि कितनी होगी, कम या ज़्यादा क्या होगा, ये सब कुछ दोनों पक्षकारों पर निर्भर करता है। जैसे जीवन बीमा है, जीवन बीमा आप चाहें जितनी भी राशि का ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपका मकान है, आपकी दुकान है, आपके वाहन है, आप उसके बाजार मूल्य के हिसाब से उसके आधार पर उसका बीमा करवाते हैं। यानी बीमित राशि वो मैक्सिमम अधिकतम राशि है जो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करने का वचन देती है, यानी जिस राशि के संबंध में दो पक्षकारों का अनुबंध होता है वो बीमित राशि कहलाती है। फिर अगला इसमें आता है अल्प बीमा। अल्प बीमा को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि देखिए, जीवन बीमा में तो ये बात लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन के मूल्य को आप पैसे में कभी भी नहीं आंक सकते। तो इसलिए जीवन बीमे को छोड़कर शेष जो भी इंश्योरेंसेस हैं उनकी ये टर्म होती है। अल्प बीमे का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी विषय वस्तु है उसका जो भी बाजार मूल्य है उससे कम राशि का बीमा करवाना। आपकी कार मान लीजिए उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है और आप उसका 60,000 रुपये का ही बीमा करवा रहे हैं, तो ये अंडर इंश्योरेंस है, अल्प बीमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्प बीमे में आपको मैक्सिमम अधिकतम 60,000 रुपये ही इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जितनी राशि का आपने बीमा कराया है उससे ज़्यादा राशि आपको कभी भी प्राप्त नहीं होती है। फिर अल्प बीमा के एक विपरीत अवस्था है अधिबीमा, ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस का मतलब भी यही है कि जितना उसका बाजार मूल्य है उससे अधिक राशि का बीमा करवाना ओवर इंश्योरेंस है। 1 लाख की कार है और आपने उसका 1.5 लाख रुपए का बीमा कराया है, तो ये ओवर इंश्योरेंस है। ये टर्म भी जो है ये जीवन बीमे से संबंधित नहीं है, सामान्य बीमे की टर्म मानी जाती है। फिर एक टर्म आती है पुनर्बीमा, या पुनर्बीमा को अंग्रेजी में अपन कहते हैं री इंश्योरेंस। देखिए, री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई बीमा करने वाला यानी जो भी संस्था है वो किसी बीमे प्रस्ताव का दूसरी बीमा कंपनी में बीमा करा लेती है। आपने एक कंपनी में अपनी किसी भी विषय वस्तु का बीमा करवाया, अब एक कंपनी जो है उसी विषय वस्तु का किसी दूसरी बीमा कंपनी में बीमा और करवा ले, तो ये एक तरह से क्या हुआ, पुनर्बीमा हुआ, री इंश्योरेंस हुआ। यानी री इंश्योरेंस का बीमित पक्षकार से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि री इंश्योरेंस जो है दो बीमाकर्ताओं के बीच का एक अनुबंध होता है। तो सामान्यतः जो बहुत बड़े बड़े प्रस्ताव होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खुद की सेफ्टी के लिए री इंश्योरेंस का काम करती है। एरोप्लेन का मान लीजिए इंश्योरेंस है, 25 करोड़ का बीमा है,
तो अब इंश्योरेंस कंपनी को ये डर भी रहता है कि कहीं नुकसान हो गया तो सारे 25 करोड़ रुपए मुझे ही चुकाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो क्या करती है कि उस एरोप्लेन के संपूर्ण में से कुछ राशि का बीमा जो है वो दूसरी कंपनी में करा लेती है। ग्राहक को इससे कोई लेन देन नहीं है, ग्राहक का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन बीमा कंपनी जो है अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए इस प्रकार का कार्य करती है। फिर अगली टर्म इसमें आती है दोहरा बीमा, या जिसको अपन बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस जो है वो बीमित का एक विकल्प है। बीमित चाहे तो अपना या अपनी कोई भी विषय वस्तु है उसका एक से अधिक कंपनियों में एक से ज़्यादा बीमा करवा सकता है। आपने अपनी कार का बीमा जो है वो ए कंपनी में भी करवा रखा है और उसी कार का बीमा आपने बी कंपनी में भी करवा रखा है। तो ये क्या स्थिति है? ये डबल इंश्योरेंस है, यानी एक ही विषय वस्तु पर एक से ज़्यादा बीमा करवाना ये डबल इंश्योरेंस को शो करता है। आगे अपन इसमें जब इसके सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें अपन ये देखेंगे कि आप चाहे एक से अधिक कितनी ही कंपनियों में बीमा करवा लें, लेकिन एक्चुअल लॉस, वास्तविक हानि से ज़्यादा आप कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर अगली टर्म इसमें आती है आवरण पत्र। आवरण पत्र, या इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं कवर नोट। देखिए, जब आप बीमा कराते हैं तो बीमा कराते ही इंश्योरेंस कंपनी जो है एक प्रपत्र, एक डॉक्यूमेंट जारी करती है जिसको आवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। आवरण पत्र जो है वो एक तरह से बीमाकर्ता के द्वारा ये सूचना है कि आपका बीमा कर लिया गया है या आपकी विषय वस्तु का बीमा अनुबंध हो गया है। क्योंकि जो इंश्योरेंस के संबंध में और भी बहुत सी औपचारिकताएं पूरी होती हैं, उसमें कंपनी की कॉमन सील मोहर लगती है और बहुत से प्रपत्र उसके साथ साथ तैयार किए जाते हैं, तो उनमें 5-7 दिन का समय लगना जो है वो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इमीडिएट हम बीमित पक्षकार को ये सूचित करना चाहते हैं, बीमित पक्षकार को ये एक तरह से कानूनी रूप से बताना चाहते हैं कि उसके जोखिम की सीमा आरंभ हो चुकी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए बीमा कराया और बीमा कराते ही कोई दुर्घटना हो गई, घटना घटित हो गई और नुकसान हो गया और इंश्योरेंस की पॉलिसी अभी जारी नहीं हुई है। तो ऐसी अवस्था में ये कवर नोट जो है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी का ही कार्य करता है। तो कवर नोट, आवरण पत्र जो है ये एक तरह से टेम्परेरी प्रपत्र है, टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है कि जब तक बीमा पत्र जारी नहीं होता है, जब तक आवरण पत्र जो है वो बीमे पत्र का कार्य करता है। फिर अगला इसमें आता है बीमा पत्र। बीमा पत्र से मतलब है कि ये एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स कंडीशन का उल्लेख है। इसमें बीमा कंपनी की ओर से कॉमन सील लगी हुई है और इसमें सारी चीज़ों का विस्तार से उल्लेख होता है। तो ये प्रपत्र जारी होने में चूंकि समय थोड़ा सा लग जाता है, तो इसलिए हम आवरण पत्र जारी करते हैं। तो आवरण पत्र और बीमा पत्र दोनों एक ही पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं। आवरण पत्र 5-7-10 दिन के लिए है और बीमा पत्र जो है वो परमानेंट है, जब तक आपको भुगतान प्राप्त होता है या जब तक आपकी बीमा पॉलिसी जारी रहती है, जब तक इसकी उपयोगिता है। और लास्ट इसमें टर्म आती है कालातीत बीमा पत्र। कालातीत, या इसको अपन लैप्स्ड पॉलिसी बोलते हैं। देखिए, कालातीत बीमा पत्र का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस की पॉलिसी हम जानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक चलती है, खास करके जीवन बीमा में। तो उसमें बार बार आपको अपनी प्रीमियम के रूप में किस्तों का भुगतान करना पड़ता है। तो कालातीत बीमा पत्र का मतलब यही है कि आपने अपनी निर्धारित समय सीमा में प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी जो है कुछ ग्रेस पीरियड भी देती है, आपने उस ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया। तो जब आप निर्धारित समय प्लस ग्रेस पीरियड में
प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो वो इंश्योरेंस की पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स का मतलब है कि अब आपको इंश्योरेंस के रूप में कोई बेनिफिट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है जब तक कि आप प्रीमियम या पेनल्टी उसका भुगतान करके उस पॉलिसी को दोबारा चालू नहीं कराते। तो एक तरह से अस्थायी तौर पर बीमा पत्र जब सस्पेंड हो जाता है या उसके बेनिफिट्स हमको मिलने बंद हो जाते हैं तो वो कालातीत बीमा पत्र कहलाता है।